देखो, कल हम लोग पढ़े थे सिलेक्शन ऑफ वायरिंग के बारे में कि वायर को हम किसी भी वायरिंग के लिए किस किस चीजों पे हम ध्यान देंगे। तो वहां पे देखे थे कि वहां पे जो पॉइंट था वो कुछ इनिशियल कॉस्ट था, ड्यूरेबिलिटी था, मैकेनिकल प्रोटेक्शन था, फिर सेफ्टी फ्रॉम फायर था, अपीयरेंस था, एसेसिबिलिटी था, लाइफ था और मेंटेनेंस कॉस्ट था। इतना तरह के फैक्टर को हम देख करके हम वायरिंग का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, हमें कैसा वायरिंग चूज करना है। उसके बाद हम देखे थे कि वायरिंग जो हम करते हैं उसके लिए फिक्स रूल क्या है। मतलब होता है ना, एक रेफरेंस लेना, उस रेफरेंस के बेसिस पे तुमको आगे बढ़ना होगा। ये रूल मतलब ये वैसा रूल है कि तुम किसी भी प्रकार का वायरिंग करो, इसको तो तुमको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके फॉलो करने के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। तो वायरिंग का एक मतलब हो सकता है रेफरेंस रूल, कि कोई भी चीजों को इस्तेमाल करेंगे, उसमें कुछ भी तुम इनहेंसमेंट कर दो, कुछ भी नया टेक्निक ले आओ, लेकिन इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अपने मन से हम कुछ भी नहीं करेंगे। इसमें जो भी लिखा हुआ है कि एक सब सर्किट का रेटिंग कितना होना चाहिए, एक डिवाइस का रेटिंग कितना होना चाहिए, उसके बाद फिर बोल सकते हैं कि एक ओवरऑल पावर सर्किट का रेटिंग कितना होना चाहिए, वायरिंग जो तुम्हारा सर्किट बोर्ड है वो ग्राउंड से कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए, फैन ग्राउंड से कितना डिस्टेंस पे लगना चाहिए, बल्ब ग्राउंड से कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए। ये आईएसआई के अकॉर्डिंग फिक्स है। ठीक है, और उसी के अनुसार मतलब अगर लीगल प्रोसेस का अगर हम बात करें तो हम लोग का वायरिंग उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके उसके अलावा अगर हम अपने मन से कुछ भी कर देना तो वो रूल के खिलाफ होगा। तो वहां पे कोई भी तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजों के बारे में पढ़े। इसमें और भी बहुत सारा पॉइंट था, तो उसको एक बार देख लेना। जो नहीं देखी हो उसको कम से कम एक बार रीड मार लेना इसको, कि क्या इसमें लिखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ वायरिंग। ठीक है, कि अब बात तो सब कुछ पढ़ लिए, हम रूल भी पढ़ लिए, मतलब बोल सकते हैं ना ओवरव्यू हर एक चीजों का लेते चले गए। अब हम लोग को आता है कि ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि वायरिंग जो करते हैं, मेरे पास कितने तरीका है वायरिंग करने का। तो यहाँ पर देखो, तुम लोग देखे होगे कि वायरिंग तुम्हारे कॉलेज में इंडोर वायरिंग है। ठीक है, मतलब वॉल के अंदर 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 वायरिंग किया हुआ है। फिर एक आउटडोर वायरिंग होता है। तो अभी हम आउटडोर का बात कर रहे हैं, अभी इंडोर आउटडोर का हम बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम बस सिस्टम ऑफ वायरिंग का बात कर रहे हैं। ठीक ना, तो उसमें तुम लोग देखे होगे कहीं कहीं पाइप में वायरिंग किया हुआ होता है, कहीं कहीं तुम्हारा एक रेक्टेंगल शेप होता है पाइप का, उसमें वायरिंग किया हुआ होता है। तो उसका नेम तो नहीं पता है ना, अभी हम क्या बोल रहे हैं, रेक्टेंगल शेप होता है। क्या उसका नाम रेक्टेंगल शेप है? कुछ तो नाम होगा, उस वायरिंग का कुछ नाम होगा, हम लोग उसको डील करेंगे। उसके बाद होता है कोई कोई बस ऐसे ही वायरिंग कर देते हैं, बस एक कील लगाते जाते हैं और वायरिंग होते चला जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वायरिंग है, बारी बारी से हमको उसके बारे में जानना है। ठीक है, तुम्हारा जो सिलेबस है मेनली इसी के लिए है। इसी में तुम्हारा बहुत सारा पांचों, ये तुम्हारे जो 1 2 3 4 5 है, इसी में तुम्हारा 3 4 क्लास चला जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम देखते जाना है। सबसे पहला आता है डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज से क्लीट वायरिंग सिस्टम, जो सबसे पुराना मेथड है क्लीट वायरिंग सिस्टम, जिसको हम आज भी रैंडमली एकदम इमरजेंसी पड़ने पे या फिर बोल सकते हैं छोटा मोटा काम होगा तो हम क्लीट वायरिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्लीट वायरिंग होता क्या है, तो हम नीचे जो एक्सप्लेनेशन लिखे हैं इसको पढ़ने से बेटर है कि हम तुमको कुछ फिगर दिखाए, वहां से समझने का कोशिश करो, टोटल चीज समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, ये तुमको कुछ दिख रहा होगा, उससे पहले ये दिखाते हैं। ये फिगर गलत आ गया, यहाँ देखो, ये तुमको जो वायरिंग दिख रहा है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें कि कोई भी वायर को ना एक क्लीट की सहायता से, मतलब हम बस वायर को, जैसे हमको एक रूम से दूसरे रूम में ले आना है तो हम वायर को कैसे देखते हो, तुम्हारे घर में केबल लगता है तो एक छोटा सा कील लाते हैं और कील से ठोकते जाते हैं, उसको सपोर्ट देते जाते हैं और वहां पर से उसको हम जहां पहुंचाना होता है उसे पहुंचा देते हैं। तो यहाँ भी वही चीज है, वायरिंग कर रहे हैं, मेरे पास एक क्लीट होता है, उस क्लीट में वायर को हम एडजस्ट करके हम आगे करते जाते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे एक क्या हो गया, बस इसका इस्तेमाल करना है और उसी के हेल्प से जहां भी हमें वायर ले आना होता है हम वायर को ले आते हैं। तो हमको तो यहाँ पे वायर दिख रहा है ना, तो हम बस एक क्लीट की सहायता से वायर को सपोर्ट देते हैं और फिर हम उसे वायरिंग करते हैं।
तो ये तुम्हारा हो गया क्लीट वायरिंग। अगर तुम इसके बारे में अगर देखो हम क्या क्या लिखे, देखो क्लीट वायरिंग क्या बोलता है, क्लीट वायरिंग इज वन ऑफ द चीपेस्ट वायरिंग सिस्टम कंसीडरिंग इनिशियल कॉस्ट एंड लेबर। तो चीपेस्ट वायरिंग ही हुआ, इसमें तो कोई मटेरियल ज्यादा खर्च नहीं होगा, ज्यादा लेबर का जरूरत नहीं है, क्योंकि होता है ना कि अगर हम दूसरे वायरिंग का बात करें उसमें तुमको ड्रिलिंग करना पड़ेगा, बहुत सारा मटेरियल लाना पड़ेगा, हर एक को फिक्स करना पड़ेगा, फिर वहां पे वायरिंग करेंगे तो उसमें अच्छा खासा कॉस्ट चला जाता है, ठीक है। और वो बिना लेबर का होगा भी नहीं, मतलब टाइम टेकन वो होता है उसके, मतलब उसके रिस्पेक्ट में ये क्लीट वायरिंग तुम्हारा चीपेस्ट है, और फिर उसका कॉस्ट भी मतलब लो है और लेबर भी कम खर्च होगा। तो डायरेक्टली लिखा हुआ है, फिर कह रहा है इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर टेम्पोररी इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम। तो अभी के टाइम में हम लोग इसका क्यों यूज करेंगे, टेम्पोररी यूज के लिए। जैसे हमें घर में मान लिया कि 5 रूम में वायरिंग किया हुआ है, 1 रूम में वायरिंग नहीं किया हुआ है, 10 दिन के बाद हम कर सकते हैं, तो कर सकते हैं तो क्या करेंगे, उस रूम में टेम्पोररी 1-2 बल्ब के लिए हम वायर को ले आएंगे और उससे कनेक्ट कर देंगे, यही तो करते हैं ना। तो उस टाइप के वायरिंग को हम लोग बोलते हैं क्लीट वायरिंग। द वायरिंग सिस्टम इज क्विकली इंस्टॉल इजिली इलेक्ट्रिकल एंड अल्टर्ड। तो ये सब चीजों का ना तुम एक बार पढ़ते चले जाना, बहुत मतलब बोल सकते हैं कि तुमको एग्जाम में भी अगर ऐसा कुछ आएगा तो तुमको लिखने में आसान हो जाएगा। मेरा पर्पस यही रहा था कि हम एक ही बार में सबको लिखते चले जाए। देखो उसका कह रहा है इन दिस टाइप ऑफ वायरिंग VIR एंड PVC इंसुलेटेड वायर इज यूज्ड एज अ कंडक्टर। ठीक है, इस वायरिंग में जो हम लोग कंडक्टर यूज करते हैं वो VIR कंडक्टर होता है या PVC कंडक्टर होता है, ठीक है। फिर कह रहा है इन दिस टाइप ऑफ वायरिंग ऑल द केबल्स आर इन ओपन एयर देयरफॉर फॉल्ट इज वेरी इजीली फाउंड एंड रिप्लेस इट वेरी क्विकली। इसमें फायदा क्या हो गया, क्योंकि हम बाहर से ही वायर को देख पा रहे हैं, तो अगर किसी प्रकार का अगर हम फॉल्ट आएगा ना, तो फॉल्ट आएगा तो इजीली हम देख पा, मतलब कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ तो पता तो चल ही जाएगा कि वो शॉर्ट सर्किट कहाँ पे हुआ है। क्योंकि अगर हम चेक करेंगे तो हम अपनी आंखों से बता सकते हैं कि कौन सा वायर सही जा रहा है, कौन सा वायर मतलब जहां पर शॉर्ट होगा वो या तो जल गया होगा या तो पूरा ब्लैक दिख रहा होगा, मतलब मालूम चल जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा उसको फॉल्ट को चेक करने में, और फिर उसे तुरंत रिप्लेस भी कर लेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है ये सब जनरली यूज कहाँ होता है, तो यूज तुम्हारा होता है कहाँ पे, तो एक हो गया कि तुम्हारा एज अ टेम्पोररी वर्क के लिए, जहाँ पे तुमको थोड़ा बहुत समय के लिए तुमको लगाना है वहां पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब कोई कोई त्योहार आता है तो जो गली मोहल्ले में जो लाइट लगता है वहां पे इस वायरिंग का यूज करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप हो गया। उसके बाद फिर कह रहा है कि these cables are run in groups of glacial porcelain cleat which are fastened in wooden wall plug। मतलब इसमें क्या करते हैं ना, जो मेरा क्लीट होता है वो लकड़ी का बना होता है, ठीक है, डिपेंड करता है, ये पहले लकड़ी का होता था, अब वो PVC का भी आने लगा है। तो ये पहले वाला लिखा हुआ है कि ये वुडन वॉल प्लग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मतलब बोल सकता है कि जो तुम्हारा अगर लकड़ी का है तो उस केस में, जैसे देखो यहाँ पे जो फिगर दिखाया गया था, ये जो तुमको फिगर है ना, तो ये फिगर तुमको दिख रहा होगा, ये तो लकड़ी का नहीं बना हुआ है, क्योंकि ये मतलब उसके बाद में आया है, तो ये किसी मटेरियल का, कुछ अलग मटेरियल का बना हुआ है। तो उसका कहना है कि अगर वुडन का है तो उसमें जो कील का इस्तेमाल करेंगे, मतलब स्क्रू उसको कसने के लिए, वो भी लकड़ी का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि वो अच्छे से प्रॉपरली उसको बैंड कर सके, उसको अच्छे से फिक्स कर सके, जिसको हम लोग गिटीज बोलते हैं, ठीक ना। मतलब जो हम अंदर इसको कील को ठोकते हैं ना, तो वहां पर भी ठोकने के लिए लकड़ी का ही इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो अच्छे से प्रॉपरली फिक्स हो जाए, वॉल के साथ वो अच्छे से चिपक सके। ठीक, वही सब बोल रहा है और कुछ इसमें है नहीं। अब देखो यहाँ से हम लोग को ध्यान देना है, कुछ कुछ चीजों को डायमेंशनिंग पर ध्यान देना। कर रहा है द क्लीज शुड बी प्रोवाइडेड बाय एवरी 6 सेंटीमीटर टू अवॉइड सैगिंग इन द केबल्स। जब कभी हम क्लीट वायरिंग करें ना, तो एक मेजरमेंट हमेशा, हम बार बार बात कर रहे हैं
कि हम जब भी वायरिंग कर रहे हैं तो उसमें तुमको बहुत सारा मेजरमेंट हम बता रहे हैं। एक अभी हम बताए स्टैंडर्ड रूल, उसमें क्या डायमेंशनिंग था, ग्राउंड लेवल से कितना पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को रखना है, कितना पे फैन को रखना है, कितना पे बल्ब को रखना है। अभी हम बता रहे हैं क्लीट वायरिंग में जो हम क्लीट का यूज करेंगे, दो क्लीट के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। ये बोल रहा है कि आपको जो डिस्टेंस रखना है वो 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है, उससे ज्यादा आपको नहीं रखना है, नहीं तो फिर वो उसमें सैगिंग क्रिएट होगा। ठीक है, सैगिंग से बचाना है तो 60 सेंटीमीटर एक फिक्स किया गया। ठीक है ना। फिर कह रहा है स्पेसिंग बिटवीन द क्लीट शुड बी रिड्यूस टू प्रिवेंट द टचिंग ऑफ वॉल एंड सैगिंग। ये इसलिए रखा गया ताकि वो जो तुम्हारा मतलब वायर है वो वॉल के साथ ज्यादा मतलब उसको कांटेक्ट ना हो पाए। ठीक है, और उसमें सैगिंग ना हो, वो टाइटली उससे कनेक्ट हो। ठीक है, उसके कहा था डिस्टेंस बिटवीन केबल शुड बी 2.5 सेंटीमीटर। दो केबल्स के बीच जो डिस्टेंस होगा वो 2.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, इन द केस ऑफ ब्रांच सर्किट वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए मेरे पास क्लीट कुछ ऐसा है, तो एक वायर इस क्लीट में यहाँ से पार हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ होगा। एक क्लीट में 3 वायर मान लीजिए पास कर रहा है, तो इसके बीच का डिस्टेंस तुमको क्या रखना है, तो 2.5 सेंटीमीटर रखना है। 2.5 सेंटीमीटर रखना है। लेकिन अगर साथ में बगल में एक क्लीट और पास कर रहा है, ठीक है, तो इस क्लीट के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, दो ब्रांच अगर आ गया तो 4 सेंटीमीटर, दो वायर है तो 2.5 सेंटीमीटर। क्रॉस क्रेटेड केबल शुड बी सेपरेटली बाय इंसुलेटेड ब्रिज पीस which should at least maintain 1.3 सेंटीमीटर बिटवीन द केबल। तो वो इसके बीच में जो तुम्हारा एक ब्रिज होता है, कहने का मतलब जो इसको सपोर्ट प्रदान करता है वो 1.3 सेंटीमीटर का, वो तो फिर तुम थोड़ा इसको डिजाइन अगर तुम खुद बना रहे हो तब ना, मतलब जो हम मैन्युफैक्चर जो परचेज करेंगे तो वो कुछ ऐसा होना चाहिए, तो वो डायमेंशनिंग उसका वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये फिक्स ही लिखा हुआ। तो अगर हम मार्केट से खरीदने के लिए जाएंगे ये सबको, तो उसका डायमेंशनिंग इसी प्रकार से किया हुआ होगा, अपने मन से तो वो करके देगा नहीं। ठीक ना। तो लेकिन हम लोग अभी इसका यूज करते नहीं है, करते थे इसलिए उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। When the wire are to pass through walls or ceiling, they must be taken through the conduit pipe। अब कह रहा है कि जब हम इस वायरिंग का यूज कर रहे हैं तो होता है ना कि कभी किस मतलब जब हम एक रूम से दूसरे रूम ले आने होता है तो हमें एक वायर मतलब एक वॉल से उसको पास करना होता है, वॉल के अंदर से पास करना होता है। तो जब हम वॉल के अंदर से वायर को पास कर रहे हैं पहले उसको ड्रिल करेंगे, तो ड्रिल करने के बाद ऐसे ही वायर उसमें नहीं डालेंगे। ठीक है, हम उसे एक कंडुइट पाइप के हेल्प से मतलब एक पाइप के अंदर से उस वायर को हम पास करेंगे। मतलब उस वायर उस वॉल के होल में ना हम उसको रैंडमली ऐसे ही वायर को फिक्स नहीं कर सकते, हम एक पाइप को डालेंगे ताकि वायर में किसी प्रकार का फॉल्ट ना आ सके, वो डैमेज ना हो सके। ठीक है, तो हम वहां पे पाइप का इस्तेमाल करेंगे। फिर कह रहा है द लाइफ ऑफ वायर सिस्टम अप्रोक्सीमेटली 5 यहाँ पे बोल दिया इस टाइप का जो वायरिंग का जो लाइफ होता है ना वो जनरली 5 मतलब 5 साल तक वो चल पाता है, उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद कह रहा है कि दिस सिस्टम इज नॉट यूज्ड ऑन डैम्प वॉल और सीलिंग। मतलब जो तुम्हारा छत वाला जो पार्ट है उस पे हम इसका वायरिंग नहीं करेंगे, और जो जहाँ पे नमी ज्यादा है, जिस वॉल में नमी ज्यादा है वहां पे स्ट्रिक्टली मना कर रहा है कि वहां पे आप इस टाइप के वायरिंग को नहीं करें तो बेटर होगा, नहीं तो फिर लीकेज करंट बनेगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, ये तुम्हारा था क्रीड वायरिंग के बारे में, थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लिए, ज्यादा कुछ खास पढ़ना नहीं था इसमें। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है एक मिनट लगता है अभी कुछ हो गया क्या। नहीं ठीक है,
इसमें तुमको हम एक पेज हम इसमें ऐड कर लिए, उसको तुम लोग पढ़ लेना। यहाँ पे देखो स्क्रीन विजुअल होगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, while installing cleat wiring system the following points should be borne in mind। मतलब जब हम क्लीट सिस्टम जो हम क्लीट वायरिंग कर रहे हैं तो कुछ कुछ चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा। जैसे देखो हम बस 2-3 पॉइंट पढ़ते हैं, बाकी को तुम लोग एक बार रीड कर लेना, हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमें अच्छा लगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको यहाँ पे हम फिक्स कर दिए हैं, इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। कराए द क्लीट यूज शुड नॉट बी मोर देन 60 मीटर, ये सब तो पढ़ ही लिए। फिर कहा द वायर मस्ट बी लेड स्ट्रेच बिटवीन द क्लीट, ये सब भी हो गया। कुछ नया जो हम लोग नहीं पढ़े, देख लेना इसको, ठीक है। बस थोड़ा बहुत मतलब वो तुमको प्रिकॉशन दे दिया कैसे इसको क्या करना है, इसको तुम रीड कर लेना। हम इसको रीड नहीं कर रहे, हम ओवरव्यू बता चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एकदम ध्यान दो। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि क्लीट वायरिंग के बाद वुडन कैसिंग एंड कैपिंग वायरिंग सिस्टम, ठीक है। और ये ना, इसको भी तुम इंपॉर्टेंट करके रखो, ठीक है। कैसिंग एंड कैपिंग सिस्टम कहीं भी पूछ देता है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं वुडन कैसिंग एंड कैपिंग सिस्टम वायरिंग। तो आखिर ये होता क्या है, कैसिंग एंड कैपिंग का मतलब क्या हुआ। अब हम तुम पहले फिगर से समझो और फिर उसके बाद ये समझ में आएगा कि आखिर ये होता क्या है। देखो वुडन कैसिंग एंड कैपिंग तुमको इस फिगर में दिख रहा होगा। अगर हम लकड़ी का, अगर हम बात कर रहे हैं ना कि किसी लकड़ी का अगर हम वायरिंग करें, ये तुम्हारा कैसिंग एंड कैपिंग सिस्टम है। शायद देखे होगे कहीं पे इस प्रकार का, कहीं पुराना तुमको ऑफिस में या सरकारी ऑफिस में देखे होगे, ये तुमको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। क्योंकि पहले इसी टाइप का वायरिंग होता था। लेकिन अब तुम्हारे अपने घरों में देख रहा है तो तुमको ये ऐसा वायरिंग तुमको देखने को मिलेगा अभी के टाइम में। वो एक रिप्लेस हो गया इसके साथ, कहाँ गया, इसके साथ, ठीक है। इसके बारे में तो अच्छा से जानते हो कि ये वायरिंग सिस्टम तुमको कहीं भी देखने को मिल जाएगा, तुम्हारे कॉलेज में भी है, तुम्हारे घर में भी होगा इस प्रकार का वायरिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं कैसिंग एंड कैपिंग सिस्टम, ठीक है। कैसिंग एंड कैपिंग सिस्टम, जिसमें तुम्हारा ये जो दीवार के साथ फिक्स होता है उसको हम लोग कैसिंग बोलते हैं, जो ऊपर से हम उस ढक्कन को लगाते हैं उसको हम लोग कैपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमें हमेशा उस टाइप के वायरिंग को हम बोलेंगे कैसिंग एंड कैपिंग सिस्टम। चलो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और फिर इस पे आते हैं। अब यहां से पढ़ते जाओ। कर रहा है इट इज सुटेबल फॉर लो वोल्टेज डोमेस्टिक इंसुलेशन वेयर वल्कनाइज्ड रबर इंस्टॉल्ड केबल और प्लास्टिक इंस्टॉल्ड केबल्स आर यूज्ड। तो यहाँ पर तो केबल्स का बात कर रहा है कि जब हम, क्योंकि हम अभी वुडन का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में ये तुम्हारा जो वायरिंग होता है वो लो वोल्टेज के लिए वायरिंग होता है। तो जाहिर सी बात है कि इस वायरिंग का हम यूज कहाँ करेंगे, डोमेस्टिक पर्पस में नहीं कर सकते। तुमको इंडस्ट्री में कैसिंग एंड कैपिंग तुमको नहीं दिखेगा, ठीक है। इंडस्ट्री में तुमको पाइपलाइन जनरली दिखेगा, यहाँ पे तुमको नहीं दिखेगा। तो हम कैसिंग एंड कैपिंग सिस्टम लो वोल्टेज सिस्टम के लिए करते हैं, जनरली 220 वोल्ट 440 वोल्ट इतना के लिए करते हैं, उसके आगे हम नहीं कर सकते इसका यूज। और इसमें जो हम लोग का वायर यूज होता है वो तुम्हारा VIR केबल होता है या फिर PVC केबल होता है, ठीक है। फिर कह रहा है द वायरिंग सिस्टम इज नॉट यूज इन डैम प्लेस। ये जो वायरिंग सिस्टम है देखो, ये किसके लिए है, ये वुडन के लिए है, ठीक है। वुडन कैसिंग एंड कैपिंग को हम डैम प्लेस में नहीं कर सकते क्योंकि वो वाल के साथ फिक्स होता है। तो वाल के साथ फिक्स होगा, उस दीवार में बार बार नमी आ रहा है तो वो तो बर्बाद कर देगा उसको। तो हम वहां पे उस टाइप के वायरिंग को नहीं यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के समय में क्या हो रहा है ना, यही वुडन कैसिंग एंड कैपिंग सिस्टम तुम्हारा PVC कैसिंग एंड कैपिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो गया है। कैसिंग एंड कैपिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, जो अभी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो PVC के केस में हम तो इसको फॉलो कर सकते हैं ना। अगर PVC रहा तो हम तो बोल सकते हैं कि उसको हम डैम पैलेस में भी यूज कर सकते हैं, वो थोड़े बर्बाद कर पाएगा PVC को। तो ये मतलब हो गया कि उसका इनहेंसमेंट की लकड़ी को हम हटा करके हम वहां PVC डाल दिए, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट लाइन का बात करें तो कह रहा है कैसिंग शुड बी ऑफ वेल सीजन टीक वुड
एंड फ्री फ्रॉम नॉट डैम्प एंड अदर डिफेक्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे टीक वुड का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो मतलब ज्यादा डिफेक्ट ना हो सके। ठीक है, फिर कह रहा है बिफोर द इंसुलेशन ऑफ कैसिंग कैपिंग इट शुड बी वेल वर्जनाइज्ड ऑफ ऑल साइड ऑफ प्योर सेलिंग वर्निश। देखो ये होता क्या है ना कि जब भी हम कैसिंग और कैपिंग की बात करते हैं तो उसके दोनों तरफ हम वार्निश करते हैं, लेपन करते हैं, ताकि उसमें जो भी तुम्हारा क्या उसको बोल सकते हैं नमी ये सब हो, वो जल्दी उसको खराब ना कर सके मटेरियल को। इसलिए हम दोनों तरफ हम उसको बोल सकते हैं लेपन करना होता है ना, कि किसी भी मतलब कोई ऊपर से एक लेयर दे देना ताकि वो उसको डैमेज ना पहुंचा सके। वही होता है, कैसे कैपिंग करने के बाद भी हम ऊपर से उसको लेपन देते हैं। ये लकड़ी का प्रिकॉशन है, पीवीसी में जरूरत नहीं पड़ता है इसका। ठीक है, पीवीसी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो उसी प्रकार से तुम्हारा और सब जो भी दिया हुआ है, जैसे कह रहा है द कैसिंग इज फर्स्ट इंस्टॉल्ड बाय मीन फ्लैट हेड काउंटर सॉन्क वुड a screw with wooden plug on drywall or ceiling at an interval of not exceeding 90 centimeter of sizes up to 64 mm and not exceeding 60 cm for sizes above 64 casing। क्या क्या लिख दिया ये, चलो छोड़ो, हम अपने ढंग से बताते हैं। तो इसका कहना है कि जो कैसिंग कैपिंग हम यूज करते हैं, तो कैसिंग कैपिंग में क्या करेंगे, तो अभी हम वुडन का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वुडन का बात कर रहे हैं, तो कैसिंग कैपिंग के लिए हमें वॉल में होल करना होगा। ठीक है, हमें उसमें स्क्रू को फिट करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक प्रॉपर डायमेंशन के साथ हम स्क्रू मतलब स्क्रू के रूप में वुडन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लकड़ी का ही इस्तेमाल करते हैं और उसे वॉल में फिक्स करते हैं। मतलब हम एक जगह उसमें होल किए, उस हम तुमको पीछे बताए थे कि जैसे नाम तो भूल गए क्या था, एक मिनट, कुछ नेम बताए थे तुम लोगों को, हमें भी याद नहीं है। देखो याद नहीं आ रहा है, उसका बात कर रहे थे जो हम किसी वॉल को होल करते हैं तो फिर उस पे उसके अंदर हम किसी भी स्क्रू को एकदम टाइट करने के लिए एक प्लास्टिक वाला बताए थे ना, तो वही चीज होगी यहाँ पे, हम उसका यूज करेंगे और एक मतलब लकड़ी का स्क्रू से हम उसको फिक्स करेंगे ताकि वो प्रॉपरली उसमें फिक्स हो सके। ठीक है, उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, प्रॉपर डायमेंशनिंग के साथ फिर बोल रहा है नॉट एक्सीडेड 90 सेंटीमीटर वुडन प्लग ऑन ड्राइव, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके बीच का अगर हम बात करें, एक मिनट हम यहाँ से बताते हैं। देखो यहाँ पर से ये जो तुम्हारा दिख रहा है ये तुम्हारा कैसिंग हो गया। ठीक है, उस लैंग्वेज से पकड़ नहीं पाओगे, ये तुम्हारा कैसिंग है। तो इस कैसिंग के लिए हम क्या किए, हम इसे फिक्स करने के लिए देखो तुम्हारे पास अगर मान ले जाए ये जो लकड़ी का होता है ना, इसमें तुम मान लीजिए दो वायर हम फिक्स कर रहे हैं, तो एक पोर्शन यहाँ पे उठा हुआ है, एक पोर्शन यहाँ पे उठा हुआ है और एक पोर्शन यहाँ पे उठा हुआ है। ठीक है, हमें क्या करना है, स्क्रू को फिट करना है। तो हम एक स्क्रू मान लिया जाए हम यहाँ पे फिट किए, तो हम एक स्क्रू को यहाँ पे फिट करेंगे। ठीक है, और एक स्क्रू को यहाँ पे फिट करेंगे, उसी का डायमेंशनिंग वो दिया है। अब देखो यहाँ पे जो हम स्क्रू को फिट किए, हम क्या किए, इस वॉल में होल किए। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम यहाँ पे क्या किए, एक स्क्रू का इस्तेमाल करके इसको हम बॉल में फिक्स किए। ठीक है, तो हमें इसे प्रॉपर टाइट करने के लिए सबसे पहला हम यहाँ पे उस स्क्रू को फिक्स करेंगे। इसके 64 mm की दूरी पे हम मतलब बोल सकते हैं दूसरा स्क्रू का इस्तेमाल करेंगे, फिर इसके 64 पे तीसरा का इस्तेमाल करेंगे और ओवरऑल जो होगा तुम्हारा वो 90 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा।
ठीक है, ये वही बोल रहा है कि जो ओवरऑल जो हम फिक्स करते हैं ना, तो वो प्रॉपर डायमेंशन के साथ करते हैं। तो ये तुम्हारा, अब देखो हम फिर इसके बाद क्या होगा, हम ऊपर से कैपिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो कैपिंग के लिए क्या होगा, कैपिंग का डायमेंशन भी यहाँ पे मिलेगा। फिर देखते हैं इसको, अब पढ़ने का कोशिश करते हैं क्या अब समझ में आता है या नहीं आता है। कराए द कैसिंग इज अ फर्स्ट इंस्टॉल बाय मींस ऑफ फ्लैट हेड काउंटर सॉन्ग वुड स्क्रू टू द वुडन प्लग ऑन ड्राई वॉल या फिर सेलिंग एट इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो हम स्क्रू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोनों के बीच 90 सेंटीमीटर से ज्यादा का गैपिंग नहीं होना चाहिए। उसके बीच में ही, मतलब उसके अंतराल में ही आपको हर एक जगह स्क्रू लगाते जाना है। ठीक है, ये वुडन के लिए बात हो रहा है। उसके बाद करा फॉर साइजेज अप टू 64 mm and not exceeding 60 centimeter for the sizes above 64 mm कैसिंग होगा, होगा कैसिंग। ठीक है, 64 mm कैसिंग। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये जो फिगर तुम्हारा बता रहा है, ये जो हम कर रहे हैं, ये हुआ मेरा 64 mm। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें जो हम किए ना, एक यहां से यहाँ डिस्टेंस और एक यहां से यहाँ डिस्टेंस। देखो समझने में हम डायमेंशन कितना यूज किए, ये जो बताना चाह रहा है ना, हम डायमेंशन कितना यूज किए। यहाँ पे 4-5 टाइप का डायमेंशन हो गया। एक डायमेंशन हो गया कि हम एक होल यहाँ पे किए, तो दूसरा यहाँ पे किए, तीसरा यहाँ पे किए। ठीक है, जब हम इसको फिक्स करेंगे कैसिंग को इस पे, जैसे कैसिंग को फिक्स करेंगे तो फिक्स करने के लिए फिर से स्क्रू का इस्तेमाल करना होगा। तो वो स्क्रू का जो इस्तेमाल करेंगे, इसके बीच में नहीं, जहां पे हम स्क्रू लगा चुके हैं वहां पे स्क्रू नहीं लगाना है, उसके बाद में लगाना है। तो यहाँ से 64 सेंटीमीटर या फिर 60 mm, यहां से 60 mm और इधर से 60 mm। ठीक है, हम इसको फिक्स करेंगे। यानी कि ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा बीच वाला, जहां पे इसका कैसिंग में होल हुआ है, उसके 64 mm इधर और इसके 64 mm इधर, हम यहाँ पे क्या किए, स्क्रू को कस दिए। अब हम ओवरऑल अगर हम बात करें तो देखो ये कितना हो गया, 64 + 64। ठीक है, 12 के आसपास गया। तो बता रहा है कि ये तो आपका इतना हो गया। ओवरऑल जब हम प्रॉपर डायमेंशन का हम बात करेंगे तब तुम्हारा कितना बोल रहा है, तो इस डायमेंशन को तुमको फॉलो करना है। 60 mm और 64 mm कैसिंग के लिए हम 60 mm करेंगे और कैसिंग के लिए 64 mm करेंगे, और यहाँ पर जो तुम्हारा कैपिंग होगा वहां पर 60 mm के आसपास रखेंगे। तो उसको हमको फॉलो करके आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, और जो ओवरऑल तुम्हारा जो मतलब बोल सकते हैं जो एक सीट होगा वुडन का, वो 90 सेंटीमीटर का रहेगा। ठीक है, वो 90 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, इसका पूरा एक पार्ट 90 सेंटीमीटर में वो आ जाना चाहिए। मतलब इस यहां से मिला करके टोटल यहां तक का डिस्टेंस तुम्हारा 90 सेंटीमीटर में हो जाना चाहिए, उससे एक सीड आपको नहीं होने देना है। ये बस एक पोर्शन का बात हो गया कि एक पार्ट को फिक्स करने के लिए हम इतना करेंगे। फिर इसके आगे आएंगे तो फिर से यहाँ पे हम होल करेंगे, फिर से बीच में करेंगे, फिर से साइड में करेंगे, और जो हम कैसिंग करेंगे तो इसके बीच में कैसिंग करेंगे। हो गया ना, फिर से ये पोर्शन तुम्हारा 90 सेंटीमीटर में आ जाना चाहिए। तो ये वही डायमेंशनिंग बता रहा है कि आपको स्क्रूइंग किस प्रकार से करना है, उसका डायमेंशनिंग कैसा रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द कैसिंग शुड नॉट बी फिक्स्ड नियर अंडर द गैस स्टीम और वाटर लाइन। ये वुडन के लिए बात कर रहा है कि वो आप जहाँ पे मतलब आप गैस रखे हुए हैं, जहाँ पे स्टीम बनता हो या वाटर ज्यादा वाटर लाइन हो, वहां पे आप कैसिंग कैपिंग ना करें तो बेटर होगा। ठीक है, फिर कह रहा है इट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द वॉल और सेलिंग बाय पोर्सेलिन राउंड क्लीट नॉट लेस देन 6.5 mm थिक, thus avoiding the effect of moisture in the wall। तो इस चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। While laying out the casing, try to avoid corner and crossing the cables as far as possible। तो जब हम कैसिंग करेंगे ना तो हमेशा ध्यान रखना है कि उसमें ज्यादा कॉर्नर ना बने। अगर कॉर्नर बन रहा है तो उसको उसके बारे में भी पढ़ेंगे, उस कॉर्नर को कैसे हम फिक्स करेंगे। ठीक है,
इफ दिस कैन नॉट बी अवॉइडेड देन यूज वुडन कॉर्नर और ब्रिज पीसेस, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। कैसिंग एंड कैपिंग जॉइंट शुड बी कट डायगोनली एंड मेड टू इट